Hello friends, welcome back to our YouTube channel Kota Career Point. This is Mahendra Singh Naruka, Faculty of Social Science. In this video lecture, I am going to explain Tribals Revolt in India. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनजातीय आंदोलन के बारे में और इसके बाद हम बात करेंगे बंगाल और ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को अंत समय तक ज़रूर देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। ट्राइबल्स मूवमेंट यानी कि जनजातीय आंदोलन। सबसे पहले जो शब्द है ट्राइबल या ट्राइब्स, इसका क्या अर्थ होता है? ट्राइब से बेसिकली हमारे दिमाग में ये जो पिक्चर देख रहे हो, आदिवासी समुदाय, आदिवासी ग्रुप, आदिवासी कम्युनिटी, ये हमारे दिमाग में सबसे पहले इमेज बनाती है। देखिए, ट्राइब्स का मतलब होता है कि एक ऐसी जाति जो पहाड़ों में, नदियों में, जंगलों में रहती है और उसी के आसपास सीमित है। वो वहीं के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती है और मॉडर्नाइजेशन से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आधुनिकता से वो वंचित रहती है, उसे ही कहा जाता है जनजाति। और ये घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, खूब घुमंतू होते हैं। ये सेटलमेंट चेंजेस भी करते रहते हैं बार बार अपनी सुविधाओं के अनुसार, लेकिन ये मॉडर्नाइज़ नहीं करते अपने आप को। इनके बच्चे जो है स्कूलों में नहीं जाते हैं। ये किसी भी तरीके की मॉडर्न टेक्निक्स जैसे इंटरनेट है, कंप्यूटर है, इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये ओल्ड फॉर्म से एग्रीकल्चर करेंगे, ओल्ड फॉर्म से ही किसी न किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए शहद का प्रोडक्शन करेंगे, ओल्ड फॉर्म से ही खिलौनों का प्रोडक्शन करेंगे और उसी के अनुसार वो अपना काम करेंगे। सो दिस आर द ट्राइब्स। और ट्राइब्स कई होती हैं, अलग अलग ट्राइब्स होती हैं। राजस्थान की कुछ पॉपुलर ट्राइब्स हैं जैसे मीणा, भील एट्सेट्रा। इसी तरह से इसके अंदर जब हम बात करेंगे तो मेनली हम वेस्ट बंगाल और ईस्ट इंडिया में जितनी ट्राइब्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, 23 जून 1757। याद रखिए, ये वो तारीख है जब प्लासी का युद्ध हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कीप रिमेंबर, इन 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी fought the Battle of Plassey and established its control over Bengal, and 1764 is the date in which Buxar or Battle of Buxar was fought, in which East India Company gained control over the three states Bihar, Odisha and along with the Bengal। तो 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत को अंग्रेजी उपनिवेश में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब तेज़ हो गई, इनके पूरा स्ट्रक्चर तेज़ हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपना उपनिवेश बनाए, अपना कॉलोनी बनाए। सो इस कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस ने क्या किया, रिवोल्ट की सीरीज़ को जन्म दिया। तो अलग अलग रिवोल्ट्स हुए, जिसमें से 1857 का रिवोल्ट मेन है। हालांकि उससे पहले भी कई रिवोल्ट्स हुए थे और उससे पहले की रिवोल्ट की हम बात करेंगे जो कि 18th सेंचुरी में हुआ था, यानी कि 1726 से लेकर 1822 के समथिंग में ये रिवोल्ट्स चले थे। तो ये रिवोल्ट्स होते हैं। तो रिवोल्ट्स होने की वजह क्या है? कॉलोनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन गेव बर्थ टू द रिवोल्ट बाय दिस ट्राइबल पीपल, बाय दिस ट्राइबल मूवमेंट्स। तो जनजातीय आंदोलनों का कारण क्या है? तो इसका कारण है, नंबर 1, ट्राइबल पीपल लूजिंग इंडिपेंडेंस। यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पर यहाँ पे काफ़ी रिसोर्स हुआ करते थे, पहाड़ों पर, जंगलों पर, नदियों में। इन रिसोर्सेज पे कब्ज़ा अंग्रेज़ों का होने लग गया था। कब्ज़ा अंग्रेज़ों का होने लग गया तो मालिक अंग्रेज़ बनने लग गए थे। इन दिस वे ट्राइबल पीपल फेल्ट दैट वी आर लूजिंग आवर इंडिपेंडेंस। तो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होते ही यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि हमारे रिसोर्सेज पर, हमारे संसाधनों पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया है, हमारी स्वतंत्रता जो है वो खोने लगी है। दूसरी चीज़ है कि फॉरेन इंटरफेरेंस इन कंट्रीज़ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, कि विदेशी लोग आ रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं हमारे नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, यानी कि प्रशासनिक परिवर्तन होना। फिर डिमांड
फॉर एक्सेसिव टैक्स, यानी अत्यधिक टैक्स की मांग की जाने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दो हमारे को। अगर आप जंगलों में भेड़ बकरियाँ ही चरा रहे हो, अपने पालतू जानवर ही चरा रहे हो, तो उसके लिए भी टैक्स दो। आपने कितने जानवर चराए, कितने समय के लिए चराए, वॉटेवर, इसके लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे। अच्छा, इन सब चीज़ों का असर ये पड़ा कि इनकी इकोनॉमी काफ़ी खतरे में पड़ गई। हालांकि अंग्रेज़ों की इकोनॉमी बढ़ गई, ब्रिटेन वॉज गेटिंग रिचर एंड रिचर डे बाय डे, बट एट द सेम टाइम ये जो लोकल पीपल थे दे वेर गेटिंग पुअर एंड पुअरर। तो ये रीजंस थे ट्राइबल मूवमेंट्स के। वंस अगेन आप मेन पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। लूजिंग इंडिपेंडेंस, फॉरेन इंटरफेरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, डिमांड फॉर एक्सेसिव टैक्स और इकोनॉमिक में डिक्लाइन होना, दिस वर द रीजंस फॉर ट्राइबल मूवमेंट्स। ट्राइबल मूवमेंट्स के लिए ये आवश्यक हो गया कि अब हमारे को लड़ना ही है, मूवमेंट्स करने ही होंगे। ओके, वी प्रोसीड फर्दर टू द न्यू टॉपिक, ट्राइबल रेबेलियन इन बंगाल एंड ईस्ट इंडिया, अर्थात बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह। सबसे पहले इस कड़ी में नाम आता है सन्यासी विद्रोह का, यानी सन्यासी रेबेलियन। सन्यासी रेबेलियन, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? फेमिन स्ट्रक इन बंगाल इन 1769 to 70। आप सभी जानते हैं कि 1769 से लेकर 1770 के बीच में भीषण अकाल पड़ा बंगाल राज्य के अंदर, और उस टाइम तक अंग्रेज़ों का पूरा कंट्रोल हो चुका था बंगाल में। तो टैक्स व्यवस्था अंग्रेज़ों के हाथों में पहुंच चुकी थी। टैक्स व्यवस्था अंग्रेज़ों के हाथ में पहुंच चुकी थी और उन्होंने तब भी टैक्स लिया जब अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। तो कंपनी के जो पदाधिकारी थे, द ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने कठोरता के साथ टैक्स वसूला, पूरी के पूरे निर्दयता के साथ उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया। उनका एक ही रवैया था, हमें नहीं मालूम आप कहाँ से चुकाओगे, बस हमारे को इतना रुपया चुकाना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर अकाल पड़ा है, इनके पास प्रोडक्शन हुआ नहीं है, इनकी खुद की अर्थव्यवस्था, इनकी खुद की रोज़ी रोटी के लाले पड़े हैं, और ये कहाँ से ब्रिटिशर्स को पैसा देंगे, कहाँ से टैक्स देंगे। ये ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया और उनको लगा नहीं कि ये रिवोल्ट कर देंगे। दूसरी वजह और थी, क्या है कि जो सन्यासी है, ट्राइब है, ये सन्यासी ट्राइब, ये एग्रीकल्चर करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी करते थे, यानी पिलग्रिमेज, ये तीर्थ यात्री भी हुआ करते थे। तो ये नियमित करते थे। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटिशर्स इम्पोज्ड बैन ऑन पिलग्रिम्स फॉर ट्रैवल। तो इससे क्या है, सन्यासी लोग नाराज़ हो गए। इन्हें लगा कि ये हमारे भक्ति पर आघात है। और इन सन्यासियों की क्या है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक प्रथा रही है कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ मुखर करो और लड़ो, किसी भी तरह से लड़ो, चाहे आप हथियारों से लड़ो या फिर अपनी सोच से लड़ो, पर लड़ाई तुम्हें लड़नी है। तो इन सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा भी रही थी और उन्होंने जनता के साथ मिलकर क्या किया, कंपनियों के खजाने और कंपनियों की कोठियों को, यानी ट्रेडिंग हब्स को लूटना शुरू कर दिया। किसके साथ मिलकर? कॉमन पीपल के साथ मिलकर। तो सन्यासीज अलोंग विथ कॉमन पीपल लूटेड ब्रिटिश ट्रेजरीज, ब्रिटिश वेल्थ को उन्होंने लूटना शुरू किया। एंड दे अटैक्ड ट्रेजरी, माफ़ कीजिए, ट्रेडिंग हब्स पर उन्होंने हमले किए थे। जो उनकी व्यापारिक कोठियाँ थी उनके ऊपर जमकर हमले किए, आक्रमण किए, यहाँ तक कि कई ब्रिटिश अधिकारियों को तो इन्होंने मार भी दिया था। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े, लेकिन वारेन हास्टिंग ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया। सो दे फॉट ब्रेवली विद द ब्रिटिशर्स, बट फाइनली आफ्टर द लॉन्ग कैंपेन वारेन हास्टिंग्स क्रश्ड दिस रिबेलियन। और ये जानकारी एक हमें सोर्स से मिलती है, जो कि आनंद मठ नाम की एक किताब लिखी गई है इतिहास के ऊपर। लिखने वाला व्यक्ति का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये ओवरऑल शॉर्ट नोट जो है 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। 3-3 के कॉम्बिनेशन में 2 शॉर्ट नोट्स पूछे जाएं तो ये ओवरऑल 6 मार्क्स का हो जाता है। ये चैप्टर 6 मार्क्स का है बोर्ड के स्कीम के अनुसार। तो फाइनल पॉइंट मैं वापस से बताना चाहूँगा, ये लोग कंपनी के सैनिकों के साथ वीरता से लड़े, लेकिन वारेन हास्टिंग्स ने एक लंबे कैंपेन के बाद में इनके विद्रोह को दबा दिया। ही क्रश्ड दिस रेबेलियन। और ये हमारे को जानकारी जो है आनंद मठ नाम की पुस्तक
जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई उससे मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी काफ़ी पॉपुलर है, उन्होंने नेशनल सॉन्ग भी लिखा है, वंदे मातरम। ओके, आगे हम बात करेंगे कोल रेबेलियन। कोल रेबेलियन क्या है? कोल भी एक ट्राइब है और इस ट्राइब के रेबेल करने के पीछे वजह क्या थी? वजह सेम थी, ब्रिटिश मेल एडमिनिस्ट्रेशन, रिजिड लैंड रेवेन्यू सिस्टम और जो स्थानीय शासक वर्ग थे उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार, यानी कि इग्नोरिंग बिहेवियर ऑफ लोकल रूलर्स। तो इससे क्या इनके अंदर एक गहरा आघात पहुंचा इनके मन में कि हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, हमारे को ब्रिटिश मेल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कुप्रशासनिक व्यवस्थाएं, फिर इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं, लैंड रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा वसूला जा रहा है, हमारे जो लोकल रूलर्स थे वो भी ब्रिटिशर्स के साथ हो गए हैं और वो भी ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर हमें लूट रहे हैं। ओवरऑल ये रीजंस जो है इनको एक बेइज्जती लगा, इनके ऊपर ऐसा लगा कि कोई गहरा आघात था। तो इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ मतलब कोल जनजाति ने विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह 1831 में होता है। 1832 के अंदर इन 1832 सबसे बड़ी बात ये होती है कि अंग्रेज़ों ने इस रेबेलियन के, इस कोल जाति के जो लीडर्स थे मुंडास, उनसे ज़मीनें छीन ली थी और उन ज़मीनों पर अंग्रेज़ों ने प्लांटेशंस लगवा दिए थे जिस पे इंडिगो, कॉटन, टी ग्रो करवाई जाती थी। अब इस मुंडा परिवार के ज़मीनें छीन जाने से पूरा का पूरा कोल विद्रोह जो है भड़क उठा एक साथ। 1831 तक तो ठीक था, नॉर्मल लेवल पर विद्रोह हो रहा था, बट आफ्टर दैट इट टुक वेरी फास्ट पेस। तो इसके बाद में इन्होंने वायलेंट फॉर्म लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे दूसरे इलाकों में फैल गया था, जैसे कि रांची, सिंहभूमि, हज़ारीबाग, पलामू, मानभूमि, ये सभी प्लेसेस जो है छत्तीसगढ़, झारखंड के अंदर हैं। मेटकाफे यानी कि ये था प्रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता काउंसिल, इसने भी माना कि हमारे से कुछ गलती हुई है और इसी वजह से एंटी ब्रिटिश स्पिरिट जन्मी है इन आदिवासियों के दिमाग में। अगर ऐसा नहीं होता तो ये काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते थे, हम कंट्रोल नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि एंटी ब्रिटिश स्पिरिट साफ तौर पर देखी जा रही थी। तो ये कोल रेबेलियन जो है, कोल रेबेलियन काफ़ी हद तक पॉपुलर रहा। इसके बाद में हम बात करेंगे संथल रेबेलियन, यानी कि संथल विद्रोह है। संथल विद्रोह जो है 1855-1856 के समथिंग फैला था और इसके रीजंस भी वही थे जो पिछले वाले के थे, जैसे कि मिसबिहेवियर ऑफ द ब्रिटिशर्स, फोर्सफुली टैक्स कलेक्शन करना एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुलिस। अच्छा, पुलिस के साथ साथ एक्सप्लॉयट करने में जो ज़मींदार और साहूकार थे वो भी शामिल हो गए। तो यानी कि सिस्टम का साथ देने में हमारे लोकल लोगों ने भी साथ दिया। जो बड़े ज़मींदार थे, बड़े साहूकार थे, मनी लेंडर्स वगैरह, इन्होंने भी इन लोगों को लूटना शुरू किया था। ये जो रिवोल्ट था, इस रिवोल्ट का नेतृत्व है, इस रिवोल्ट की लीडरशिप दो भाइयों के हाथ में थी, सिद्धू कान्हू। सिद्धू और कान्हू ने इस पूरे के पूरे रिवोल्ट का नेतृत्व किया और इन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। दे डिक्लेयर्ड एंड ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड डिक्लेयर्ड देयर स्टेट एज इंडिपेंडेंट परगना डिक्लेयर कर दिया। स्थिति इतनी बढ़ गई कि ये रिवोल्ट वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हज़ारीबाग, भागलपुर, मुंगेर तक पहुंच गया था। ये सभी इलाके जो है बिहार के अंदर हैं, बिहार झारखंड के अंदर हैं। तो इन इलाकों तक इसका प्रकोप पहुंच चुका था और यहाँ पर अंग्रेज़ों को अपनी नीतियाँ बदलने पर मजबूर होना पड़ा। सिचुएशन तभी कंट्रोल में आई जब इन्होंने नीतियाँ बदली। सिचुएशन केम अंडर कंट्रोल फाइनली इन 1856 और ये कब हुआ? व्हेन गवर्नमेंट फॉर्म्ड सेपरेट इंडिपेंडेंट
संथल परगना, यानी कि सरकार को भी इनके आगे घुटने टेकने पड़े और इनके लिए स्वतंत्र पृथक यानी सेपरेट परगना डिक्लेयर करना पड़ा कि तुम्हारा ये रिसोर्सेस तुम्हारे लिए है, सिर्फ हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इस रिवोल्ट में इन भाइयों की इन ट्राइब्स की जीत होती है, संथल की जीत होती है। और बाद में अंग्रेज़ों ने संथल का साथ देना सही समझा। उन्हें पता था कि संथल इस समय बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पावर है इनके पास। तो अंग्रेज़ क्या होते थे, झुकना भी जानते थे, झुकाना भी जानते थे। तो अंग्रेज़ों को इनके आगे झुकना पड़ा। आप इस लास्ट पॉइंट से समझिए कि अंग्रेज़ किस कदर झुके। लिखा है, सिचुएशन केम अंडर कंट्रोल इन 1856 व्हेन गवर्नमेंट फॉर्म्ड सेपरेट इंडिपेंडेंट संथल परगना। परिस्थितियाँ 1856 में काबू में आई। क्यों आई? सरकार को स्वतंत्र पृथक संथल परगना बनाना पड़ा था। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे भील रेबेलियन के बारे में। भील रेबेलियन, ये ट्राइब खानदेश में रहने वाली है। खानदेश कहाँ है? खानदेश जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का कंबाइंड एरिया है, लेकिन आज के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक लिमिटेड एरिया है, साउथ मध्य प्रदेश नॉर्थ महाराष्ट्र। उसमें भी नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र, साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश, उस रीजन को खानदेश कहा जाता है। खानदेश के बारे में सेकेंड चैप्टर में भी हमारे को इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि अकबर ने खानदेश पर कब्जा कर उसका नाम बदल दिया था धन देश। सो भील ट्राइब वहाँ की मुख्य ट्राइब थी और वहाँ पर रेवेलियन होता है 1812 से 1819 के बीच में। तो भील जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी, वेस्टर्न कोस्ट के खानदेश नामक इलाके में। 1812 से 1819 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज़ों के विरुद्ध रिवोल्ट कर दिया और इन लोगों ने अंग्रेज़ों को खूब सताया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इसकी जड़ों तक पहुंचती है तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये रिवोल्ट जो है पेशवा बाजीराव के द्वारा सपोर्टेड है। आपको याद होगा बाजीराव जो कि पेशवा, जो कि मराठाओं में ख़ास पोजीशन लिए रखता था, पेशवा बाजीराव के इसी टाइम पर ट्रीटी करनी पड़ी थी 1812 के समथिंग ही। उस ट्रीटी में उनके राइट्स ख़त्म कर दिए गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि इन ट्राइब्स को भड़काना शुरू किया पेशवा ने, और पेशवा का और एक रिप्रेजेंटेटिव था जिसका नाम था त्रिक बकजी, नाम ध्यान रखिए, त्रिक बकजी डांगलिया। तो अंग्रेज़ों ने इस जड़ तक पहुंचकर एक कंक्लूजन निकाला कि ये रिवोल्ट जो है पेशवा बाजीराव सेकेंड और त्रिक बकजी डांगलिया के द्वारा प्रोत्साहित किया गया है, एनकरेज किया गया है, यानी कि आग इन्होंने ही भड़काई है। तो अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया बाजीराव सेकेंड और त्रिक बकजी डांगलिया के खिलाफ। लेकिन वास्तविक रीज़न क्या थे? वास्तविक रीज़न तो ये थे कि उनको फार्मिंग की परमिशन नहीं दी जा रही थी। उनके फार्मिंग प्लेसेस पर इंडिगो प्लांटेशंस बना दिए गए थे। उनको ओपीएम ग्रो करने के लिए फोर्स किया जा रहा था और लोगों में इससे एक डर पैदा हो गया कि नई सरकार हम लोगों को, हमारी इकोनॉमी को छीन लेगी, ख़त्म कर देगी। फियर ऑफ न्यू गवर्नमेंट वाज बॉर्न। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से रिवोल्ट होना पड़ता है। अब रिवोल्ट का फॉर्म क्या है? वायलेंट फॉर्म है और इस वायलेंट फॉर्म को आगे बढ़ाता है सेवराम। दिस रिवोल्ट वाज लीडिंग बाय सेवराम, अंडर द लीडरशिप ऑफ सेवराम। लेकिन ये रिवोल्ट दब गया था 1812 से 1819 के बीच में दब गया। लेकिन सेवराम ने वापस से कोशिश की थी 1825 में, फिर दब गया 1831 में, फिर दब गया 1846 में और फाइनली क्रश हो गए इनके रिवोल्ट्स। इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं रहे। अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में रहते थे तो इन्होंने इस रिवोल्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से दबा लिया था। फिर इसके बाद हम बात करेंगे भील रेबेलियन के बाद में नेक्स्ट आता है रमोसी विद्रोह। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक।
रमोसी रेबेलियन। पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति जिसका नाम है रमोसी। वेस्टर्न घाट्स में जैसे कि महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट्स, कर्नाटक के वेस्टर्न पार्ट्स, केरल के वेस्टर्न पार्ट्स, तो वहाँ पर एक ट्राइब रहती थी रमोसी करके। ये ट्राइब काफ़ी ख़तरनाक ट्राइब है। अभी तक की सबसे घातक ट्राइब यही है, रमोसी रेबेलियन। तो पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति थी जिसका नाम था रमोसी। वे लोग क्या है कि अंग्रेज़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और अंग्रेज़ी प्रशासन से बहुत नाखुश थे। दे वर डिससेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी विद द ब्रिटिश स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। तो 1822 में उनका एक लीडर था छत्तर सिंह नाम का, छित्तर सिंह नाम का उनका एक सरदार था। तो उस सरदार ने रिवोल्ट कर दिया और बड़ी प्लानिंग के साथ रिवोल्ट किया। अंग्रेज़ों का जो मेन पॉइंट था वेस्टर्न घाट्स में, सतारा नाम का, सतारा इज़ अ मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो सतारा जो इलाका है, सतारा में इन्होंने लूट मचा दी। सतारा वाले हिस्से में इन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ की, अंग्रेज़ अधिकारियों को मारना शुरू किया और उसके आसपास के प्रदेश लूट लिए थे। तो आप समझिए किस तरह से इनकी सोची समझी रणनीति काम आई थी। अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा डर ही रमोसियों का ही लगा था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पुलिस स्टेशंस को भी जला दिया था। लेकिन फाइनली अंग्रेज़, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड थे, काफ़ी वेल डिसिप्लिन्ड थे। तो इस तरह से उन्होंने इस रिवोल्ट को भी क्रश कर दिया था। 1822 का रिवोल्ट जो है क्रश कर दिया था। छित्तर सिंह को पकड़ लिया गया था और उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था। बट वंस अगेन 1825-1826 के दौरान जो है वापस से रिवोल्ट हो जाता है। और इस रिवोल्ट से, हालांकि ये रिवोल्ट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता जितना कि पिछला रिवोल्ट था अंडर द लीडरशिप ऑफ छित्तर सिंह, लेकिन फिर भी इनकी कैपेसिटी देखिए आप कि बाउंस बैक किस तरह से इन्होंने किया। 1822 में हारे, बट 1825 में, 1826 में वापस से इन्होंने रिवोल्ट किए। 1826 में पुनः विद्रोह हुए, लेकिन अधिक सैन्य बल से ही अंग्रेज़ जो है इन सब पर पार पा सकते थे। अंग्रेज़ों ने इनको दबाने में, इनके रिवोल्ट को क्रश करने में सक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह से रमोसी रिबेलियन ख़त्म हो जाता है। आप ध्यान रखिए, मेन यहाँ पर 5 रिबेलियन है। 5 रिबेलियन में किसी के 2 के कॉम्बिनेशन में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए। सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथल रेबेलियन, भील रेबेलियन एंड रमोसी रेबेलियन, ये 5 टॉपिक्स है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।